हाय दोस्तों, मैं विमल सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में फिर से स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के NCERT इतिहास के अध्याय 5 के बारे में, जिसका नाम है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसमें उस समय के राज्य कैसे बने, कैसे क्या हुआ, राजा क्या करता था, कैसे नहीं, और एक ऐसे नए प्राचीन गणराज्य का उदय हुआ, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे थोड़ा सा। ये आपका NCERT है। NCERT के अंदर आपका डिटेल में नहीं दिया गया है, इसमें फैक्ट के रूप में, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उस फैक्ट के तौर पे इसमें NCERT में आपका दिया गया है। तो मैं इसको अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, इससे आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके वहाँ पर भी आप अपना रजिस्टर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो हमारी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक और धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ। वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के साथ साथ लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुए। जो हमारी 6वीं ईसा थी, ईसा पूर्व, एक और वहाँ धार्मिक क्रांति का विस्तार हुआ। और वहीं एक और तरीके से देखा जाए तो धार्मिक क्रांति के साथ साथ ही लोगों के समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिले। तो जब लोहे के आगमन के फलस्वरूप जब कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग में होने लगा, जिसके कारण लोगों में स्थायित्व की भावना पनपने लगी, वहीं एक छोटे छोटे कबीले राज्य बनते जा रहे थे और बुद्ध के समय तक पहुँचते पहुँचते जन का अत्यधिक रूपांतरण हो चुका था और महाजनपदों का भी जन्म हो चुका था। वहीं इसी क्रांति को द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो नगरीय क्रांति जो हमारा शब्द है, इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो गार्डन चाइल्ड ने अपनी एक पुस्तक है उसकी अर्बन रिवॉल्यूशन, उसमें किया था सबसे पहले नगरीय क्रांति शब्द का उपयोग। किसने किया था? गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक अर्बन रिवॉल्यूशन में नगरीय क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। उन्होंने नगरीय क्रांति के लिए कुछ आवश्यक तत्वों को बताया था, जैसे कि आपका शासन वर्ग का उदय, धर्म का प्रचलन, इमारतों का अस्तित्व, मुद्रा का प्रचलन, व्यापार वाणिज्य का विकास, लेखन कला जिसे हम लिपि भी बोलते हैं, कर व्यवस्था, वैज्ञानिक प्रगति और आपका उत्पादक वर्ग की प्रधानता, इन सबको उसके अंतर्गत बताया है। वहीं 6वीं शताब्दी में गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में उपयुक्त तत्वों का प्रभाव जो है हमें देखने को मिला, और इसीलिए इसे भारत की द्वितीय नगरीकरण यानी कि सेकंड अर्बनाइजेशन कहा गया। प्रथम नगरीकरण कांस्ययुगीन यानी कि सिंधु सभ्यता थी, जबकि द्वितीय नगरी का आधार लौह यानी कि आयरन जिसे बोलते हैं, लोहा, वह था। तो सबसे पुराने सिक्के जो थे वो 5वीं सदी के, और इसे पंचमार्क यानी कि आहत सिक्के भी कहते थे, और ये ज़्यादातर चांदी के ही हुआ करते थे। आहत सिक्के जो थे, जिनको बौद्ध साहित्य में करसापण कहा गया है, बौद्ध साहित्य में आहत सिक्कों को करसापण कहा गया है, और आरंभ में इनका प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार में हुआ था, जिससे व्यापार वाणिज्य की स्थिति में भी सुधार आया था। तो देखिए, महाजनपदों का जो काल था वो 2500 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। महाजनपदों का काल 2500 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व माना जाता है, और जनपद का शाब्दिक अर्थ जो है जन के बसने की जगह से है, जहाँ पे लोग निवास किया करते थे, यानी कि जन लोग जो थे जहाँ पे निवास किया करते थे उसी स्थान को जो है जन कहा गया है। तो महाजनपद के राजा जो थे वो विशाल किले,
बनवाया करते थे और नियमित सेना भी रखा करते थे। अब नियमित कर वसूला जाने लगा और उपज का 1/6 होता था कर, जो हमारी फसल है उसकी जो उपज हुआ करती है उसका जो कर हुआ करता था वो 1/6 हुआ करता था, जिसे भाग कहा जाता था। भाग कारीगर, पशुपालक, व्यापारियों तथा शिकारियों से भी कर वसूला जाता था, वो उनके उत्पाद के रूप में लिया जाता था। जो जैसे यानी कि शिकारी हैं, शिकारी जान शिकार करते हैं तो उसके तौर पे उनसे कर वसूला जाता था, जैसे उनके कार्य थे उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो इस युग में कृषि में 2 परिवर्तन हुए। अब हल्का फाल जो है लकड़ी की जगह किसका बनने लगा? लोहे का, क्योंकि लोहे का यहाँ पे वो हुआ, तो इसी के लिए लोहे के बनाए गए जो हल्का फाल हुआ करता है वो लोहे का बनाया जाने लगा। और जो धान के पौधे हुआ करते थे उनका रोपण शुरू हुआ, धान के पौधों का रोपण शुरू किया गया। आगे है हमारा, और उससे पहले मैं ये भी बताऊंगा कि जो महान जनपदों का उदय हुआ वो किस तरीके से हुआ। तो जो हमारा उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में कबीलाई, मैंने भी बताया था कबीले टाइप से राज्य बनाए गए वहाँ पे। तो उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्य, कैसे क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने की जो प्रवृत्ति दिखाई दी है हम लोगों को, उसका पूर्व विकास जो था वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था। और भगवती सूत्र, जिसे हम जैन ग्रंथ भी बोलते हैं, उसमें भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र की सूची और बौद्ध ग्रंथ की सूची में कुछ अंतर भी है। तो दोनों सूचियों में अंग, मगध, वत्स, वज्जी, काशी व कौशल, ये 6 महाजनपद समान रूप से उल्लेखित किए गए हैं। तो 16 महाजनपदों में कुछ मुख्य भी थे। पहला था आपका गांधार, जो इम्पोर्टेंट था, गांधार, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में पड़ती है। दूसरा था आपका कुरु, जिसकी राजधानी है हस्तिनापुर, जो कि आधुनिक मेरठ में है। तीसरा है आपका काशी, जिसकी राजधानी है वाराणसी। चौथा है आपका कौशल, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती। मगध की राजधानी गिरिव्रज। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी है। अवंती की राजधानी है उज्जैनी। मल्ल की राजधानी है कुशीनरा। चेदी, इसकी राजधानी है शुक्तिमती। और अश्मक, इसकी राजधानी है पोतन। और वज्रसंघ की राजधानी आपकी वैशाली या विदेह। और अंग की राजधानी है चंपा। तो आगे है आपका टॉपिक मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष, तो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ? मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ? देखिए, मगध का जो उल्लेख है वो सबसे पहले अथर्ववेद में देखने को मिलता है। जो मगध है उसका जो उल्लेख है वो किस में देखने को मिलता है? वो मिलता है देखने को अथर्ववेद में। और ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो मगध का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन कीकट, जिसे हम किराट भी बोलते हैं, वो कीकट नाम की जो जाति थी और इसके जो शासक थे जिनका नाम था प्रमगंध, उनका उल्लेख मिलता है। इसकी पहचान जो है वो मगध से ही की गई है। तो मगध लगभग 200 साल पहले मगध का उत्कर्ष हुआ। और मगध के उत्कर्ष के जो कारण थे, देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना जो थी वो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे अनेक साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयासों से हुई थी। और इसी मगध साम्राज्य के अंतर्गत लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा उपयोगी थी, क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से अधिक दूर नहीं थे। लेकिन समृद्ध लौह खनिज भंडारों की सुविधा के कारण मगध के शासक अपने लिए
प्रभावशाली हथियार तैयार कराने में सफल हुए। और मगध की दोनों राजधानियां प्रथम राजगीर और द्वितीय थी पाटलिपुत्र। ये सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था, इसलिए वह दुर्भेद्य था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी तथा पाटलिपुत्र से थोड़ी दूरी पर घाघरा नदी गंगा से मिलती थी। चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति भी अभेद्य मानी जाती है। और मगध शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से लाभ भी उठाया था। सैनिक संगठन के विषय में अगर देखा जाए तो मगध को एक विशेष सुविधा प्राप्त थी और भारतीय राज्य घोड़े और रथ के उपयोग से भलीभांति परिचित थे। किंतु मगध पहला राज्य ऐसा था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। और हमारे कुछ यूनानी स्रोतों से ज्ञात भी होता है कि नंदों की सेना में लगभग 6000 हाथी शामिल थे। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि गंगा और सोन नदियाँ जिनसे यातायात, जल वितरण तथा भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायता मिली। घने जंगल जिसमें हाथियों की प्रचुरता थी, जिसे युद्ध के काम में लाया गया। बहुत घने जंगल थे जहाँ पे हाथियों का निवास था, तो जहाँ से हाथियों को युद्ध के लिए काम में लिया गया। लकड़ियों से बड़ी बड़ी नावें बनाई गई। लकड़ियाँ थीं, उनसे बड़ी बड़ी नावें बनाई गई, जिससे व्यापार वाणिज्य की भी वृद्धि हुई। लोहे की खान जिससे लोहे के हथियार तथा औजार बनाई गई, जिससे अन्य राजाओं को जीतने तथा खेती में भी सहायता मिली। मैंने भी आपको बताया था कि पहले जो हल का फाल हुआ करता था वो लकड़ी का हुआ करता था। जब लोहे का विकास हुआ तब वो लोहे के हल के फाल बनाए गए। तो राज्यों को जीतने के लिए हथियार और खेती में सहायता के लिए हल के फाल जो थे वो लोहे के बनाए जाने लगे। तो मगध साम्राज्य की स्थापना जो थी बिंबिसार के द्वारा की गई थी। 2 प्रारंभिक शक्तिशाली राजा थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। तो देखिए प्रारंभिक मगध शासक। तो पहला जो था वो था हमारा हर्यक वंश। कौन सा था? हर्यक वंश। तो जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश की स्थापना जो थी वो देखिए बृहद्रथ वंश के पश्चात मगध में हर्यक वंश की जो थी स्थापना हुई। और इस वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। तो मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध का समकालिक भी था। तो बिंबिसार ने जो शासन किया वो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक किया। चार सौ 444 ईस्वी से लेकर के 492 ईस्वी तक किया। तो जैन साहित्य में इसे श्रोणिक भी कहा गया है। बिंबिसार को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है श्रोणिक। तो बिंबिसार जो था वो मगध के आरंभिक हर्यक वंश का पहला शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार करके इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। और बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह भी किए थे। उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री व प्रसेनजीत की बहन यानी कि महाकौशला थी। और इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता भी समाप्त हो चुकी। जो पहले से सदियों से शत्रुता चली आ रही थी वो कौशल राज से, तो वो भी खत्म हो गई थी। और उसकी दूसरी पत्नी का नाम था चेलना, जो कि वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, जिसका नाम था चेलना। और जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। और तीसरी जो रानी थी, इसकी तीसरी जो पत्नी थी वो पंजाब के मंद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। तो बिंबिसार ने विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंध बनाए और उनके कारण बिंबिसार को अत्यधिक राजनीतिक में भी प्रतिष्ठा यानी कि बहुत सहायता मिली। और मगध की जो वास्तविक शत्रुता अगर देखी जाए तो वो अवंती से थी। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन है,
और इसके राजा चंड प्रद्योत महासेन का बिंबिसार से युद्ध हुआ, परंतु दोनों ने अंत में मित्र बन जाना ही उचित समझा, तो दोनों ने मित्रता कर ली। तो मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। उस समय इसे गिरिव्रज भी कहते थे। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से लेकर के 492 ईस्वी ईसा पूर्व तक शासन किया। तो इसका जो दूसरा शासक था वो था अजातशत्रु, उसका पुत्र था, और उसका पुत्र लास्ट अंतिम शासक जो था हर्यक वंश का वो था उदयन। उदयन जो था उसका अंतिम शासक था, जिसने 460 ईसा पूर्व से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। दूसरा है आपका शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश जो था वो आपका 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक चला। तो इसका जो पहला शासक था वो था शिशुनाग, जिसने 412 ईसा पूर्व से लेकर के 398 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो इस वंश का संस्थापक जो था वो शिशुनाग था, और इसकी सबसे बड़ी सफलता जो थी वो अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली भी स्थानांतरित की थी। और इसका अंतिम शासक जो था वो था कालाशोक, जिसे हम काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं, जिसका उपनाम काकवर्ण भी है, जिसने 394 ईसा पूर्व से लेकर के 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो इसने अपनी राजधानी दोबारा से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली थी, और इसके बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया गया था। तो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। राजधानी के समीप घूमते समय किसी व्यक्ति ने छुरा घोंप कर कालाशोक की जो है वो हत्या कर दी थी। तो इस वंश का अंतिम शासक जो था वो महानंदन या नंदवर्धन था। फिर शिशुनाग जो वंश था उसके बाद नंदों का शासन शुरू हुआ, और ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक जो है सिद्ध किए गए इतिहास के अंतर्गत। तो तीसरा जो शासनकाल चला वो नंद वंशों का चला। तो नंद वंश का शासन जो चला वो 344 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक चला, और इस नंद वंश का संस्थापक जो था वो महानंदन था, और महानंदन ने नंद वंश की स्थापना की। परंतु एक शूद्र दासी पुत्र महापदम नंद ने इसकी हत्या कर दी थी। एक इसकी शूद्र दासी थी जिसका पुत्र था महापदम नंद, उसने इसकी महानंदन की हत्या कर दी थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, और इसी कारण इन्हें नंद वंश कहा जाता है। 9 राजा हुए इस राजवंश के अंतर्गत, तो इसको नंद वंश की संज्ञा दी गई। और इसमें उग्रसेन को पुराणों में महापदम कहा गया है, और शेष 8 पुत्र जो थे वो उग्रसेन के ही थे। तो इसमें शासक जो है महापदम नंद, इसने 344 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद था लास्ट हमारा शासक धनानंद। तो धनानंद जो था वो महापदम नंद के 8 पुत्रों में से धनानंद सिकंदर का समकालीन था। इसे ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। ग्रीक यूनानी लेखक जो है हमारे, उन्होंने इसे अग्रमीज कहा है। तो धनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो आगे देखिए। नंद वंश के समय धनानंद के समय नंद शासक धनानंद के समय मैसिडोनिया के शासक सिकंदर का आक्रमण लगभग 2300 वर्ष पूर्व भारत पर हुआ, और वो व्यास नदी तक पहुंच गया, किंतु उसके सैनिकों ने मगध के साथ युद्ध करने से इनकार कर दिया था। उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। मगध के पड़ोस में ही वज्र संघ था, जिसकी राजधानी थी वैशाली, और यहाँ पर एक अलग प्रकार का शासन था जिसे गणराज्य तथा संघीय शासक कहते हैं। गणराज्य का शब्द का प्रयोग जो आपका गणराज्य है, तो गण शब्द का प्रयोग एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है जिसके कई सदस्य हों
गणतंत्र शब्द का उदय जो था वो गण शब्द से ही हुआ है। और गणतंत्र का अर्थ जो है वो एक से अधिक लोगों का शासन, इसका प्रयोग वर्तमान भारत की शासन व्यवस्था के लिए किया जाता है। तो गण शब्द का प्रयोग कई समूह वाले संघ के लिए किया जाता है। संघ में कई राजा हुआ करते थे तथा सामूहिक विचार विमर्श से निर्णय लिया जाता था। आगे देखिए, वज्र संघ को जीतने के लिए अजातशत्रु ने सलाह लेने के लिए अपने मंत्री वत्सकार को गौतम बुद्ध के पास भेजा था और कई शक्तिशाली राजाओं ने इन संघों को जीतना चाहा पर सफल नहीं हो सके। अंत में गुप्त शासकों ने इन्हें जीतकर अपने साम्राज्य में ले लिया था। तो फ्रेंड्स, ये था आपका चैप्टर अध्याय नंबर 5 जिसका नाम था राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो आई होप आप सभी लोगों को चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं पर आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा जहां से आप उसे डाउनलोड करके वहां पे अपना रजिस्टर कर सकते हो, जहां पे ये PDF अपलोड हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।